चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है अप्लाइड मैकेनिक्स में। चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या चीज। देखिए, इट इज द पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट of a parallel force system formed by the weights of different particles of a body acts. In other words, it is the point through which the weight of the body acts. देखिए मैं बताता हूं इसका मीनिंग क्या है। देखिए लाइन, सबसे पहले लाइन देखिए क्या कहना चाह रहे हैं वो। इट इज द पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ अ पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या है? एक मिनट, मोटा हो गया। फोर्स सिस्टम है कोई भी बॉडी, उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। ये कोई फोर्स 1 है, ये कोई दूसरा फोर्स है, ठीक है। फोर्स सिस्टम जब ही होगा जब दो से ज्यादा फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं तो अब ये फोर्स सिस्टम हो गया। उसने क्या बोला? इट इज द पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम, सारे फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो एक पॉइंट पर एक्ट करेगा कहीं। इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट एक पॉइंट पर एक्ट करेगा, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। और वो पॉइंट जो होगा वो ऐसा पॉइंट होगा जो इस पूरे बॉडी के वेट को कंसंट्रेट करेगा। मींस एक पॉइंट पर वहां पर बॉडी का वेट एक्ट करेगा कि इस पॉइंट पर बॉडी का टोटल वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इट इज द पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ अ पैरेलल फोर्स सिस्टम। ये कोई पैरेलल फोर्स सिस्टम है और उसका जो रिजल्टेंट है वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होता है। तो जहां पर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होगी किसी फोर्स सिस्टम में, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मान लीजिए ये पॉइंट है जहां पर रिजल्टेंट इसका वेट अप्लाई हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सीजीबी बोल देते हैं, ओके। इन अदर वर्ड्स, इट इज द पॉइंट थ्रू विच वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स, या इसको ये भी बोल देते हैं कि जहां पर बॉडी का टोटल वेट एक्ट करे उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं। ये आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, आप किसी भी बॉडी को लिफ्ट करिए, हाथ पे लिफ्ट करिए या फिंगर पे लिफ्ट करिए, हम उस तरह से उठाते हैं बॉडी को कि बॉडी पूरी तरह से बैलेंस हो जाए। उस पॉइंट पर अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ये बुक ही है, ये बुक है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर अगर मैं इसको इस कॉर्नर से उठाऊं तो इधर गिर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा मिडल में कि अब इसका बॉडी, ये बॉडी फिंगर पे रुक जाएगी, एक पॉइंट पे रुक गई, यानी कि यहाँ पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो, जहां पर बॉडी का वेट टोटली एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा, हर ऑब्जेक्ट का, हर बॉडी का एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर उसका वेट एक्ट करता है, उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या क्या होते हैं। ए बॉडी ऑलवेज हैव वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट एक ही होगा, ठीक है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी। दैट इज द सीजी ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इफ इट्स पोजिशन इज चेंज। ये पोजिशन है, पोजिशन गलत लिख गया है। मींस किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी पोजीशन से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब वो कहने का मतलब ये है कि बॉडी की पोजीशन वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे इंक्लाइंड हो, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन चेंज नहीं होगी, ओके। चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, चाहे वो जमीन पर रखा है चाहे हवा में है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा पोजीशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की शेप पर डिपेंड करेगा। बॉडी की शेप कैसी है, अगर सिमेट्रिकल है तो अलग अलग होगा, अनसिमेट्रिकल है तो अलग तरीके से होगा। अभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यूज क्या होती हैं उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बॉडी की शेप क्या है,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पर डिपेंड करेगा कि किस पोजीशन पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज एन इमेजिनरी पॉइंट। इमेजिनरी मींस ये ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी है तो उसमें आपको कहीं दिखाई देगा कि हाँ भाई ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये पॉइंट है। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, या एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, या कैलकुलेशन पॉइंट है, जिसको बाय कैलकुलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पॉइंट है भाई, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। और अगर जो ऑब्जेक्ट की शेप है वो सिमेट्रिकल है, प्रॉपर है, तो जो हो सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट इनसाइड लाई करे बॉडी के, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, देन कम्स व्हाट इज सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ एरिया। सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ, थोड़ा माउस प्रॉब्लम। व्हाट इज सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ एरिया? द सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ एरिया इज द पॉइंट थ्रू विच द होल एरिया ऑफ द लेमिना इज सपोज टू एक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए दो टर्म्स आएंगी, एक तो आएगी सेंट्रोइड, एक आएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फर्क है? सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सिमिलर है, लेकिन सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट यूज होगा जहां पर हम बात करेंगे लेमिना, लेमिनेटेड शीट मींस ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ। उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट यूज होगा जहां जिन ऑब्जेक्ट की सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ हो, लेकिन उनकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो, जहां हम उस थिकनेस को कंसीडर ना करें। लाइक अ शीट ऑफ पेपर, कोई शीट ऑफ पेपर है तो इसकी कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेड्थ है, लेकिन थिकनेस हम इसकी नेग्लिजिबल लेके चलेंगे। तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जब हम पॉइंट्स निकालेंगे तो वहां पर थिकनेस को कंसीडर नहीं करेंगे और सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ का कंसेप्ट यूज करेंगे, और वहां पर एरिया यूज करते हुए, और x1 x2 कोऑर्डिनेट्स अभी आगे बताऊंगा मैं कैसे निकालते हैं अगर लैमिनेटेड शीट्स होती हैं या प्लेन होता है। लैमिनेटेड शीट्स को देखिए या तो प्लेन बोला जा सकता है या लैमिना बोला जा सकता है, ठीक है। तो वहां पर एरिया हम कैलकुलेट करके सेंट्रोइड फाइंड आउट करते हैं, जहां पर लैमिनेटेड शीट्स की बात हो रही है। फिर आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज यूज्ड फॉर बॉडीज व्हिच हैव मास, बट सेंट्रोइड इज यूज्ड फॉर बॉडीज व्हिच डज नॉट हैव मास। तो जो वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनका कुछ वॉल्यूम होता है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ठीक है, जिनके 3 डायमेंशन होंगे, वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। कंपैरिजन है छोटा सा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द पॉइंट थ्रू विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, वो पॉइंट जहां पे बॉडी का कंप्लीट वेट एक्ट करता है वो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंट्रोइड क्या होता है? द पॉइंट थ्रू विच होल एरिया ऑफ द लेमिना इज सपोज टू एक्ट, वो पॉइंट जहां पे बॉडी का कंप्लीट एरिया हम एज्यूम करते हैं कि यहां से एक्ट करेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज यूज्ड फॉर बॉडीज व्हिच हैव मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम उन बॉडीज के लिए यूज करते हैं जिनका कोई मास होता है, द्रव्यमान जिसको शायद आप हिंदी में बोलते हैं। और सेंट्रोइड इज यूज्ड फॉर बॉडीज व्हिच डज नॉट हैव मास, इनका कोई मास नहीं होता है, यहाँ पर थिकनेस हम नेग्लिजिबल लेकर चलते हैं, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के कई तरीके हैं। ग्राफिकल मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड है और मोमेंट मेथड है। अच्छा, मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपको बता दूं पढ़ना क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट ना के बराबर है। थ्योरेटिकल पार्ट ये मानिए कि अभी जो मैंने पीछे आपको बता दिया बस वो खत्म हो चुका है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन का हो गया, दूसरा क्वेश्चन सेंट्रोइड की डेफिनेशन का हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आगे है कि ये सिलेबस के हिसाब से देखिए मैं नॉलेज के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें मुश्किल से 2 पेज का है। सेंटर, सेंट्रोइड की डेफिनेशन और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स हैं उनके सेंट्रोइड पॉइंट्स क्या होते हैं, बस। लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है जिससे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसेप्ट को समझ पाए। तो थ्योरेटिकल बहुत कम है, अभी जस्ट हम न्यूमेरिकल्स पे पहुंच जाएंगे। जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप एक्चुअल में समझ पाएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है।
तो 3 मेथड्स होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने की, ग्राफिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड और मोमेंट मेथड। मोमेंट मेथड ही आपको पढ़ने की जरूरत है यहाँ पर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वही मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। मोमेंट मेथड में मोमेंट के कंसेप्ट का यूज होगा। देखिए कैसे होगा। एक बॉडी दी हुई है ये, जिसका एक बॉडी है, कंप्लीट बॉडी है ये पूरी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये एक छोटा सा प्रूफ है कि क्या मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसको क्या किया गया, इस बॉडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये देखिए, ये 1 दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर 2 है, ये लाइन से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसको 4 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब पढ़िए क्या कहते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कैपिटल M, यानी कि बॉडी का जो कंप्लीट मास है वो कैपिटल M है। कंप्लीट मास बॉडी का वो कैपिटल M, एंड CG इज टू बी फाउंड आउट। और इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंप्लीट बॉडी का फाइंड आउट करना है। इस प्रोसेस से क्या प्रिंसिपल अपनाया गया, डिवाइड द बॉडी इनटू स्मॉल पार्ट्स एज शोन इन द फिगर। बॉडी को पहले 4 स्मॉल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। लेट M1, M2, M3 and M4 be the masses of the 4 parts in which the body is divided। और हमने मान लिया कि जो 4 पार्ट्स में हमने बॉडी को डिवाइड किया गया है उनके मासेस हैं M1, M2, M3 और M4। इन बॉडी के 4 पार्ट्स के जो मासेस हैं वो M1, M2, M3 और M4 हैं, ठीक है। चलिए, the M1G, M2G, M3G and M4G be the weights of the 4 parts 1, 2, 3, 4 respectively acting through the center of gravity। अब इन 4 पार्ट्स के 4 अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और अगर 4 पार्ट्स हैं तो जहां इन बॉडी का वेट वहां पर एक्ट करेगा जहां पर उस अलग अलग पार्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो यानी कि पार्ट 1 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट हमने मान लिया है G1। माउस हैंग कर रहा है, 1 मिनट। तो पार्ट 1 का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है G1, पार्ट 2 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है G2, ठीक है। पार्ट 3 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है पॉइंट G3 और पार्ट 4 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है G4, ठीक है। अब उसके बाद मास हो गया। वेट क्या होता है, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी, mg। तो इन चारों बॉडीज का जो वेट होगा M1G, M2G, G तो सेम रहता है लेकिन मास अलग अलग है, M1G, M2G, M3G, ये इनका वेट है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स के अलोंग अप्लाई हो रहा है, M1G, M2G, M3G और M4G, ठीक है, जो G1, G2, G3 और G4 के अलोंग अप्लाई कर रहा है। अब लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पार्ट्स। अब इन चारों ब्लॉक्स के अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स होंगे क्योंकि हमने इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो हर पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि जैसे ग्राफिकली हम प्लॉटिंग करते हैं तो भाई 4 3 2 4 कुछ वैल्यू होगी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में। तो उनको मान लिया हमने कि इनकी वैल्यू है x1 y1, x2 y2, ये x1 y1, ये जो पार्ट 1 है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4, टेकिंग OX एंड OY एज द रेफरेंस एक्सिस। ये OX ये वाला और ये OY ये रेफरेंस एक्सिस होंगे। नाउ लेट G बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एंटायर बॉडी। यहाँ पर जो G1, G2, G3, G4 तो डिफरेंट पार्ट्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स हैं, लेकिन कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा G। उसकी लोकेशन हमें फाउंड आउट करनी है। और कंप्लीट बॉडी का वेट है M, नहीं मास है कैपिटल M और वेट होगा mg। और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कंप्लीट बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के x बार और y बार। अब देखिए कैसे फाउंड आउट करेंगे।
नेक्स्ट। नाउ मोमेंट्स ऑफ द वेट्स ऑफ द पार्ट्स अबाउट OX एक्सिस के अलोंग। अब आपने मोमेंट ले लिया OX को एज अ रेफरेंस एक्सिस लेते हुए, OX को एज अ रेफरेंस एक्सिस लेते हुए हमने मोमेंट ले लिया। तो देखिए OX इज इक्वल टू, तो W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि वेट यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट का कॉन्सेप्ट था। और वेट क्या है पार्ट 1 का M1G इंटू Y1। दोबारा से एक बार पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये डाउनवर्ड है M1G फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी दिखाता हूँ। देखिए इसका इम्पैक्ट यहां तक जाएगा ऐसे, ये कोई वेट है डाउनवर्ड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। इसी तरह इसका इम्पैक्ट जाएगा यहाँ पर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये। अब देखिए तो OX के अलोंग जब मोमेंट हमने लिया तो M1G Y1 प्लस M2G Y2 यानी कि सेकंड वाले पार्ट का, M3G Y3 और M4G Y4, Y1 Y2 Y3 Y4। अभी आपने कोऑर्डिनेट्स को एग्ज्यूम किया था 1 2 3 4 के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के y कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, ठीक है। इसी तरह तो बॉडी का कंप्लीट टोटल वेट क्या होगा, बॉडी का टोटल वेट होगा अलोंग OX होगा mg इंटू पाई बार, कंप्लीट बॉडी का कैपिटल M इंटू G इंटू पाई बार। तो कंप्लीट बॉडी का इक्वेट कर देंगे हम पार्ट्स के बराबर। कंप्लीट बॉडी का जो mg y बार जो आएगा ये देखिए कंप्लीट बॉडी का जो वेट होगा ये mg y बार, इसको इक्वेट कर दिया हमने जो पार्ट्स के जो मोमेंट निकाले, ठीक है। तो यहां से g कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो गया, दोनों साइड इधर से कॉमन ले लेंगे तो m y बार इक्वल टू M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 प्लस M4 Y4। y बार इक्वल टू आ गया M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 प्लस M4 Y4। तो y बार और डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और कैपिटल M क्या होगा, कैपिटल M होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, क्योंकि जो टोटल वेट है टोटल मास है वो चारों के मास के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से आपको y बार निकालने का एक फॉर्मूला मिल गया कि जब हम y बार निकालेंगे तो वहां पर हमें इंडिविजुअल पार्ट का M1 M2 M3 M4 पता होना चाहिए और Y1 Y2 Y3 Y4 पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम ऊपर इस तरह से M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 प्लस M4 Y4 डिवाइडेड बाय टोटल मास को ऐड करेंगे तो यहाँ से y बार के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे, यानी कि बॉडी का कंप्लीट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का y बार के कोऑर्डिनेट्स निकालने। दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, एक x बार होता है और एक y बार होता है। ये बार जो हमने लगा दिया इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं। चलिए अब ये तो y के निकाल लिए, x बार निकालने के लिए भी सिमिलरली सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अब हम मोमेंट लेंगे अलोंग OY एक्सिस, यानी कि ये वाली जो एक्सिस थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर से बस जो ऊपर y1 था वो x1 x2 x3 x4 होता चला जाएगा, तो ये होगा M1G, यानी कि ये वेट है बॉडी का M1G और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OY एक्सिस से x1। इसी तरह M2G x2 M3G x3 और M4G x4। बॉडी का कंप्लीट जो मोमेंट होगा OY एक्सिस के अलोंग वो होगा mg x बार, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स होता है, तो mg x बार इज इक्वल टू M1G x1 प्लस M2G x2 प्लस M3G x3 प्लस M4G x4।
तो यहाँ पर g कॉमन ले लीजिए, ठीक है, दोनों साइड से g कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा m x बार इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4। x बार इधर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय m। तो x बार के लिए एक फॉर्मूला हमें मिल जाएगा कि यहाँ पर इन सब का m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। इससे हम निकाल सकते हैं x बार के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं किसी वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए जिसका मास था, कि अभी जिसका हमने प्रूफ पढ़ा उसका मास था कुछ ऑब्जेक्ट का। अब मानिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास नहीं है लेकिन एरिया है, उसका कोई एरिया है ऑब्जेक्ट का, मास नहीं है। सिमिलर प्रोसेस होगा, सिमिलर प्रोसेस होगा, बस उसमें क्या होगा, जहां पर भी हमने जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां पर हमने m1 निकाला है, वहां पर हम डिफरेंट पार्ट्स का एरिया निकालेंगे, a1 a2 a3 A4 अप टू जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस पे भी न्यूमेरिकल में कराऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। तो अगर एरिया वाला पार्ट्स है तो वहां पर x बार जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर होगा x बार को कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए 3 पार्ट्स हैं तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3। इसी तरह से अगर आप y बार कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहां पर होगा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3। ये देखिए अगर y बार कैलकुलेट करेंगे तो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस an yn। ठीक है, तो ये y बार निकालने के लिए यूज होता है। तो ये तो हुआ कि मोमेंट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर होता तो ये प्रूफ के फॉर्म में आ जाता है। अभी तो सिंपल आप फॉर्मूला यहाँ पर याद रखिए और न्यूमेरिकल में करा दूंगा तो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद होता है। ओके, तो एक्स बार और वाई बार कैसे निकालते हैं, बाय मोमेंट मेथड, ये उसका प्रोसेस है। चलिए अब बात करते हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रेफरेंस? अब देखिए एक्सिस ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हमें रेफरेंस लाइन यानी कि जिसको हम बेस मान के चलते हैं कि हम इसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस भी मेजर करेंगे। अब जैसे देखिए, ये देखिए ये कोई एल शेप गिवन है, एल शेप है, एल सेक्शन इसको बोलेंगे, ठीक है, एल सेक्शन गिवन है ये, जिसकी कुछ डायमेंशंस गिवन है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन गिवन है। ये मैंने भी बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन इनसाइड और आउटसाइड भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइड शेप ऑफ द बॉडी, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की शेप पे डिपेंड करता है ना कि पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इसका रेफरेंस पॉइंट देखिए इस तरह से इसको रखा जाता है, ये वाई एक्सिस, तो इसके एक एंड को यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग रखा गया और दूसरे एंड को एक्स एक्सिस के अलोंग रखा गया। तो अब इसमें जो कैलकुलेशंस होंगी इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों लाइंस को ओ एक्स और ओ वाई को एज अ रेफरेंस एक्सिस मानते हुए इस पर अब जो भी कैलकुलेशंस हम करेंगे इन दोनों लाइंस को रेफरेंस एक्सिस मानते हुए करेंगे। क्या कहता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज ऑलवेज डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू सम एज्यूम्ड एक्सिस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो किसी एक्सिस को रेफरेंस मान के ही करते हैं। द एक्सिस फ्रॉम विच द डिस्टेंस ऑफ सीजी इज मेजर्ड इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेफरेंस। वो एक्सिस जिससे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट की लोकेशन या दूरी जिसको बोलते हैं, ये कि भाई इससे इस पॉइंट की कितनी दूरी है, यहाँ से कितनी दूरी है, तो यहाँ पर आपको एक्स और वाई के दो वैल्यूज मिलेंगी तो उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मान लीजिए 4 या 3 जो भी आएगा, तो ये यहाँ पर मान लो सी जी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये जो दूरी है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस से कैलकुलेट करते हैं और इस एक्सिस को ही एक्सिस ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। फॉर डिफरेंट एक्सिस ऑफ रेफरेंस द डिस्टेंस ऑफ सी जी विल बी डिफरेंट। डिफरेंट एक्सिस के लिए सी जी की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुआ एक्सिस ऑफ रेफरेंस का। चलिए अब हम आते हैं डिफरेंट फिगर्स के लिए सीजी की वैल्यू क्या होती है।
हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। डिफरेंट शेप्स के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल्स में भी आपको हेल्प करेंगे याद करने के लिए, तो इनको आप डायरेक्टली याद करिएगा। और कुछ याद कर पाएंगे, इजी फिगर्स जो हैं बेसिक उनको तो याद करना जरूरी है ही, कुछ आप बाद में रेफरेंस के लिए भी, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर है तो डायरेक्ट आपको फिगर देके पूछ सकता है कि भाई इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स क्या होंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स क्या होते हैं? अच्छा, मैं आपको बता दूं, अभी 5 मिनट्स का बचा है ये जूम का लेक्चर, तो जैसे ही ऑटोमेटिकली लेक्चर खत्म होगा आप उसी लिंक को दोबारा से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इधर से मैं भी ज्वाइन कर लूंगा, अभी हम कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस लिंक जब आप दूसरी बार कनेक्ट करेंगे तो उसी सेशन में मैं भेजूंगा, ठीक है? तो सभी लोग कनेक्ट कर लीजिएगा जैसे ही लेक्चर ऑटोमेटिकली एंड होगा। अभी 5 मिनट में इसलिए कंटिन्यू रखूंगा। ये देखिए, रेक्टेंगल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ये एल है, ठीक है, और ये है ब्रेड। तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ये है, तो इसकी लोकेशन होती है सेंटर पे, यानी कि L/2 और B/2 एक्स बार। तो एक्स बार होगा डायरेक्टली, ये याद करने वाली चीज है, इट इज L/2 और y बार इज B/2। y बार B/2 मीन्स ये y एक्सिस है तो उसका हाफ है, और ये x एक्सिस के अलोंग है, ये L/2 उसका हाफ। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए पैरेललोग्राम। ये देखिए पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर सेम रहता है। यहाँ पर भी इसकी अगर पैरेललोग्राम है कोई, इसकी लेंथ ये L है, ठीक है, और ब्रेड्थ B है, तो उसके भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो पॉइंट्स होंगे, एक्स बार होगा L/2 और वाई बार होगा B/2। तो देखिए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का फॉर्मूला सेम हो गया। ये याद करते रहिएगा आप लोग, नोट डाउन भी करते रहिए थोड़ा थोड़ा। फिर आते हैं ट्राइंगल। तो ट्राइंगल भी देखिए दो तरह के होते हैं, तो दोनों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए, अगर कोई ये ट्राइंगल है जो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, या जिसकी ऊपर की ये दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तो इस तरह के ट्राइंगल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर एरिया कैलकुलेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस, इसको बी से डिनोट किया गया है, और ये हाइट। तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एक्स बार के कोऑर्डिनेट्स इसके होते हैं B/2, इस तरह के ट्राइंगल के लिए B/2। और वाई बार के कोऑर्डिनेट्स इसके होते हैं H/3। ये H/2 नहीं होता है, ये H/3 होता है। ओके, इस तरह के ट्राइंगल के लिए वाई बार के कोऑर्डिनेट्स हैं H/3। अगर ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये देखिए जिसका बेस है B और जिसकी हाइट है H, तो इस तरह के ट्राइंगल में एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक्स बार होता है D/3। ये जो बेस की ये लेंथ है पूरी यहाँ तक, इसका बाय 3, यानी कि एक्स बार के कोऑर्डिनेट्स इसके होते हैं, वो होते हैं B/3, और वाई बार के होते हैं H/3 इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ये जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री का कोण होता है। फिर तीसरा आता है सर्कल। सर्कल में क्या होते हैं एक्स बार और वाई बार के कोऑर्डिनेट्स? देखिए कोई सर्कल है जिसका डायमीटर d है, ये पूरा सर्कल है, इसका डायमीटर d है, और इसकी रेडियस d/2 है, इसकी रेडियस d/2 है। तो इसका एरिया जो कैलकुलेट करेंगे वो होगा पाई/4
डी स्क्वायर, और एक्स बार और वाई बार इसके रेडियस के बराबर होते हैं। यहाँ पर डी बाई टू लिखा है, जिसका मतलब रेडियस होता है। ये सिमेट्रिक फिगर है। यहाँ पर एक चीज और याद रखने वाली है कि सिमेट्रिक फिगर्स का जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उनके मिड में होता है। तो एक्स बार और वाई बार दोनों यहाँ पर सेम होंगे और वो होंगे बराबर डी बाय टू, यानी कि रेडियस के बराबर होंगे। ठीक है। देन कम टू सेमी सर्कल। सेमी सर्कल देखिए, ये सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है। इसके डायमीटर है ये डी पूरा, ये पूरा डायमीटर है डी, और यहां तक इसकी ये रेडियस आर है। ये रेडियस आर है और ये रेडियस भी आर है। ठीक है। तो इसमें जो एरिया होता है वो, अच्छा 1 मिनट से कम बचा है, आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिएगा अगर क्लास बंद होते ही, क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाय 8। सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाय 8, और इसके एक्स बार कोऑर्डिनेट तो होते हैं डी बाय टू, इसका एक्स बार कोऑर्डिनेट होता है डी बाय टू, यानी कि रेडियस के बराबर होता है इसका एक्स बार कोऑर्डिनेट, और इसका जो वाई बार कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 4r/3 पाई सेमी सर्कल का। ये थोड़ी सी याद रखने की, इसमें